जयपुर पल्स में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग से बातचीत कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। मुख्य सचेतक पद पर आपकी नियुक्ति को कल 1 वर्ष 9 जनवरी 2025 को 1 साल हो जाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक धन्यवाद। जोगेश्वर जी, आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं तो नौकरी करता था, बैंक में मैनेजर था और राजनीति से कोई दूर दूर का भी लेना देना नहीं था। हालांकि मेरे पिताजी जरूर भारतीय जनता संघ के कार्यकर्ता थे और 1962 में इसी सीट से वो चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसके बाद हमारा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था राजनीति से। अचानक मुझे कहा गया कि भाई जालौर में अनुसूचित जाति की सीट है और वहाँ पे बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। 85 में कोई कैंडिडेट नहीं था, निर्दलीय को समर्थन देना पड़ा था और 90 में भी अभी तक कोई उनके पास ढंग का कैंडिडेट नहीं है, तो आप नौकरी छोड़ के आ सकते हो। उनका यदि पार्टी को आवश्यकता है तो आ जाऊंगा। वो फिर मुझे करू सिंह से भिजवाया गया। प्रदीप शेखावत वरिष्ठ पत्रकार मुझे लेकर आए और अभी जो जहाँ बीजेपी ऑफिस है वहाँ उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने ओके कर दिया। फिर मैंने नौकरी छोड़ने का निर्णय किया। पहली बार में जीत गया, दूसरी बार और 93 में फिर जीत गया, 98 में मेरी टिकट काट दी तो जिसको दिया उसको जिता के भेजा। 3 में मुझे फिर दे दिया, फिर जीत गया मैं। 8 में पहली बार हारा। 13 में फिर मेरे को टिकट नहीं दिया, जिसको दिया उसको जिता के भेजा। 18 में दिया तो मैं जीत गया, 23 में दिया जीत गया, 5 बार जीत गया। सपने में भी नहीं सोचा था कि वाटपंथी बनूंगा, लेकिन किस्मत ने और मेरी पार्टी ने 5 बार मुझे विधायक बना दिया। मैं ईश्वर का भी आभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का भी आभारी हूँ। योगेश्वर जी, आपने जैसे अभी बताया कि पहली बार आप चुनाव राजनीति में शामिल हुए, लगातार चुनाव भी जीते, फिर टिकट भी काटा, फिर एक बार हारे भी, उसके बावजूद ये पार्टी ने जिनको टिकट दिया उनको जिता के भेजा, तो ये अंतर्द्वंद में कैसे अनुभव किया आपने? मेरे सामने कोई अंतर्द्वंद नहीं था। मैं मेरी इच्छा से राजनीति में आया ही नहीं। मैं तो आया हूँ क्योंकि मुझे बुलाया गया, पार्टी को मेरी आवश्यकता थी। तो मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि जब मेरी पार्टी को जब जिस भूमिका में मेरी आवश्यकता हो, पार्टी मेरा उपयोग करे। मैं पार्टी की संपत्ति हूँ और मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। ये भूमिका लेकर मैं हमेशा चला हूँ, इसलिए मुझे कोई टेंशन कभी नहीं होता। टिकट मिले तो भी, नहीं मिले तो भी, पद मिले तो नहीं मिले तो, मंत्री बनाए तो नहीं बनाए तो, मुझे कहीं कोई अंतर्द्वंद या दुविधा या दुख या संताप कुछ नहीं होता, असंतोष नहीं होता। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में मैं कभी भी असंतुष्टों की लाइन में खड़ा नजर नहीं आऊंगा और वही मैंने बरकरार रखा। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप सत्ता पक्ष की राजनीति में और विपक्ष की राजनीति में और चुनाव राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो इनके जो अंतर्द्वंद है, सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष में रहते हुए, क्या अनुभव किया आपने? सत्ता पक्ष में रहते हुए लोगों को लगता है कि काम करना आसान होता है, लेकिन मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष में रहकर काम करना ज्यादा मुश्किल होता है। आपके पास बहुत कार्यभार बढ़ जाता है और आपको घेर कर रखने वालों की संख्या बढ़ जाती है। अनावश्यक काम भी कई बार करने पड़ जाते हैं। अनावश्यक कामों में समय जाया होता है और आपको वास्तविक काम, विकास के काम, जनहित के काम करने के लिए समय कम मिलता है। विपक्ष में होते हैं तो माइनस पॉइंट सिर्फ एक रहता है कि सरकार आपकी नहीं है, इसलिए वो आपकी नहीं सुनेंगे। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि पिछले 5 साल, पहली बार विपक्ष में रहा है, लेकिन पिछले 5 साल में मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम मैं उतने ही करवा पाया जितने मैं सत्ता में रहते हुए कर सकता था। लगभग मैंने सारे काम करवा लिया। तरीका बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है। कभी विधानसभा के माध्यम से कर लो, कभी अफसरों के माध्यम से कर लो, कभी और किसी संस्था के माध्यम से बात आगे बढ़ा दो। जैसे मुझे जालौर से बागरा रोड को अच्छा करवाना था, मैंने ग्रैंड रेस्टोरेंट को आगे कर दिया। उन्होंने मांग करी और वो मांग सरकार ने मान ली
मैंने उसको सपोर्ट कर लिया। इस तरह से रास्ते निकाल के काम करवाते हैं। बहुत चुनौती के साथ मैंने लगभग सारे काम वो करवा लिए जो झालावाड़ विधानसभा के लिए आवश्यक है। योगेश्वर जी, आपने विपक्ष के रहते हुए भी, जैसे गुलाब चंद जी कटारिया जब विपक्ष के नेता थे तो आपको भाजपा का सचेतक नियुक्त किया। अब जब सरकार सत्ता पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी, उसमें आपको मुख्य सचेतक नियुक्त किया, तो एक सचेतक के रूप में आप क्या अनुभव करते हैं? सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष का भी अनुभव हो गया और सत्ता पक्ष का भी अनुभव हो गया, वो अनुभव क्या महसूस करते हैं आप? सचेतक के रूप में सारे हमारे जितने विधायक हैं, चाहे मैं विपक्ष में था तब भी और सत्ता पक्ष में हूँ तब भी, सारे विधायकों को विधानसभा में अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिले, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और अब तक यही माना जाता था कि सचेतक का ये काम है कि विधायकों को बोलने का अवसर दे और उनको संतुष्ट रखें। मैं थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण पे रखता। हमारे विधायक सारे क्षमतावान और कई विधायक ऐसे हैं जो अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं, तो उनकी योग्यता, उनकी क्षमता का भी पूरा प्रदर्शन विधानसभा में हो जाए और विधानसभा को और सरकार को उसका लाभ मिले, वो प्रयास मैं अलग से करता हूँ। और इसलिए मैं सोच समझ के जानबूझ के आगे होकर बताता हूँ विधायकों को कि इस विषय पर आपको जरूर बोलना चाहिए। विषय भी आप सुझाते हैं कई बार? हाँ, और मैं उनको जो नहीं बोलना चाह रहा उसको भी तैयार करता हूँ। एक दिन पहले से बोल के, कल ये विषय आने वाला भाई, तुमको इस विषय में अच्छी जानकारी है, तुमको बोलना चाहिए कल। मैं प्रेरणा देकर भी उनको तैयार करता हूँ, तो उसका मुझे लाभ मिलता है। यहाँ सत्ता पक्ष में सचेतक होने का पहला अवसर है और बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं इसमें भी। और हमने मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे, हमने ये तय किया कि नए विधायकों की प्रतिभा खुल के सामने आनी चाहिए, तो उनको अवसर दिया जाए। पुराने तो कौन कैसा है सबको पता है। अब कालीचंद जी कितने विद्वान है सबको पता है, प्रताप सिंह भी कितने विद्वान है सबको पता है। लेकिन जो पहली बार जीत कर आए हैं, युवा विधायक हैं, या उनके बारे में सरकार को और जनता को पता लगना चाहिए। तो हमने ढूंढ ढूंढ कर निकाले। जैसे हमारा गुरवीर सिंह है, उसको हमने बोलने का मौका दिया। इस जो कमांड एरिया है सिंचित क्षेत्र, उसके बारे में जो उसकी जानकारी है गजब सामने ये क्या, तो आप मानते हैं कि हमारे मंत्री से ज्यादा जानकारी उनके पास थी? तो आप मानते हैं कि अपने पुराने सारे लेकर आए हो, तो एक पता चला कि हमारा विधायक कितना क्षमतावान। तो आप मानते हैं कि एक विधायक का सदन के पटल पर मुखरित होना एक तरह का टेस्टिंग पॉइंट होता है? और ये सामान्यतः कोई सचेतक इतना गहराई से नहीं सोचता। वो उसके बाद कोई विधायक आया है, अब मुझे अवसर दे दो बोलने का, उसने अवसर दे दिया और बात खत्म। लेकिन इस एंगल से अवसर देना, इस सोच के साथ अवसर देना कि उसकी क्षमता भी खुल के बाहर आ जाए, उसकी प्रतिभा भी खुल के बाहर आ जाए और उसका सरकार को और जनता को लाभ मिले। तो अंशुमान सिंह बाटी, उसका अपना फील्ड है, उसमें बहुत अच्छा बोलता है वो। और धनखड़ शाहपुरा वाले बहुत शानदार बोलते हैं अपने विषय पर, किसानों के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। तो हमने ढूंढ ढूंढ के निकाले कौन किस विषय में ज्यादा अच्छा बोल सकता है, उनको मैंने ढूंढ ढूंढ कर उनको अवसर दिए और कई डिबेट्स की शुरुआत नए लोगों से करवाई। किसी डिमांड पे शुरुआत करनी है तो नए आदमी को खड़ा कर दिया। अब वो आधा घंटा कैसे बोलेगा नया आदमी, सब घबरा रहे थे कैसे बोलेगा, लेकिन देखा हमने कि अच्छा निभाया। तो आप मानते हैं कि जो सचेतक है, मुख्य सचेतक का काम है, वो एक तरह का मॉनिटर का काम है? मॉनिटर से भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि एक परिवार के एक वरिष्ठ सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में मेरे काम करने का अवसर मिल रहा है। वो सारे 115 सदस्य, अब 119 हो गए, 119 सदस्य मेरे परिवार के सदस्य हैं और उनको सबको समान अवसर मिले और पर्याप्त अवसर मिले, किसी को शिकायत का मौका दे रहे। मंत्रियों को भी सावचेत करते रहना, सावधान करते रहना, वो समय पर उपस्थित रहे। अब जिस उनका विषय जिस दिन आने वाला है उस दिन वो उपस्थित रहे, प्रश्नकाल है तो उपस्थित रहे और अच्छा जवाब दे दे, ठीक से जवाब दे दे। अब तो सारे मंत्री हमारे अनुभवी हो गए, लेकिन शुरू में आधे से ज्यादा मंत्री अनुभवहीन थे, तो उनको मुझे सहयोग करना पड़ता था। एडवांस में उनसे बैठ के बात करता था कि कल आपका ये विषय आने वाला है, आज अभी दोपहर में
ये आने वाला, शाम को ये आने वाला, इसमें आपको ये करना है, वो करना है। तो उससे उनको भी लाभ मिला और सरकार की परफॉर्मेंस सुधरी। और उससे भी बड़ा काम एक और करना होता है सचेतक को, सरकारी सचेतक होने के नाते। और जब विपक्ष में था तब भी मुझे करना पड़ता था कि सामने वाले पक्ष से भी हमको संपर्क करना। जब हम विपक्ष में बैठे थे, हमारे विधायक को सबके प्रश्न ठीक से आ जाए, वहाँ बोलने का अवसर उनको मिल जाए, उन्होंने जो बोला है उसको सरकार सीरियसली ले ले, तो सरकार से, सरकार के मंत्रियों से संपर्क रखना, ये उसमें भी मैं करता था। सामान्यतः कोई करता नहीं था, मैंने शुरू किया जी, उसका लाभ मिला। अब सत्ता पक्ष में हूँ तो विपक्ष के सुझाव भी समय पर आ गए, सकारात्मक माहौल बने सदन में और अच्छे सुझाव बाहर आ सके विपक्ष में से भी, और उनको भी शिकायत का मौका नहीं रहे कि हमको सुना नहीं गया, और आवश्यकता पड़ने पर उनसे सरकार के पक्ष में, जनता के हित में उनका सहयोग ले सके। तो ये भी मैंने प्रयास किया है, ईश्वर की कृपा से मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जोगेश्वर जी, एक बात बताएं, जैसे सत्ता पक्ष में थे, विपक्ष में भी रहे, उसमें जब सदन में तनाव के माहौल होता है, उस समय को कैसे डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं आप, उसमें क्या सफलता मिली है? सदन में तनाव का माहौल नहीं बनना चाहिए, मैं इस पक्ष का हूँ, और पूरी मेरी कोशिश रहती है कि नहीं बने। कई बार सामने वाले लोग भी सही बोल रहे होते हैं, तो ये जिद पकड़ना कि नहीं, हमारी बात रहनी चाहिए, जो सही है वो रहनी चाहिए। जब विपक्ष में था, सत्ता पक्ष से सही बात आई है, मैं समर्थन करता हूँ, वाजिब बात करें, हमको माननी चाहिए, हमको जिद नहीं करनी चाहिए, सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। अब हम सत्ता पक्ष में हैं तो विपक्ष वाले जो कुछ के उसको नहीं मानना, चौकड़े मार देना, वो भी उचित नहीं है। यदि विपक्ष से भी सही बात आ रही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, सुनना चाहिए, और उसके हिसाब से अपने सरकार के कामकाज में परिवर्तन लाना चाहिए। ये सकारात्मक भाव सरकार का भी रहना चाहिए, ये कोशिश मैंने की है, और उस बात को विपक्ष नोट कर रहा है और उसकी तारीफ भी वो कर रहे हैं कि मैं हमेशा सकारात्मक पहलू लेकर चलता हूँ, और सबको सुनना, सबको साथ लेकर चलना, सबके सुझावों का सम्मान करना, और हो सके तो उनको स्वीकार कर लेना, ये सब प्रयास मैं करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँ। जोगेश्वर जी, आप मंत्री भी रहे हैं, तो मंत्री के रूप में आपको क्या अनुभव आया, और आप मुख्य सचेतक के रूप में क्या अनुभव रहा, इसमें क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, मैं मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और एक जनसेवक। जिस भी भूमिका में हूँ, उस भूमिका में मुझे जनता के हित में और पार्टी के हित में काम करना है। मैं चाहे विधायक हूँ तो, नहीं हूँ तो, मंत्री हूँ तो, नहीं हूँ तो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बीच में 15 साल विधायक नहीं रहा, 98 से 2003 तक नहीं था, 2008 से 18 तक नहीं था, 15 साल बिना विधायक के भी मैंने काम किया है। तब भी मैं उतना ही सक्रिय था, जनता के हित में, सरकार के हित में, पार्टी के, तब भी उतना ही सक्रिय था। कभी मैं ये कहकर मुझे घर नहीं बैठना पड़ा कि मेरे पास कोई काम नहीं, तो वो स्वभाव में है मेरे। और पद है तो ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, नहीं है तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पद के बिना कर ही नहीं सकते। कई लोग आते हैं सब, मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अवसर दिया जाए, तो मैं कहता हूँ भाई काम करो, नहीं साहब पद दोगे तो करूंगा ना। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। पद नहीं था तब भी, 8 से 18 तक मेरे पास कोई बड़ा पद नहीं था, फिर भी लगातार मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था। पार्टी कार्यालय से, प्रदेश अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो भी आदेश मिला पार्टी के, मैं दौड़ दौड़ के काम किया। आधे से ज्यादा राज्यों में मैं चुनाव प्रचार में जा चुका हूँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये अपने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, कई राज्यों में जाके मुझे काम करने का अवसर मिला है। अच्छा, दिल्ली में भी गया, उसका अनुभव भी मुझे भी मिलता है, और मेरी पार्टी को उसका जितना लाभ मैं दे सकता हूँ देने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे को क्यों भेज रहे जम्मू कश्मीर पार्टी में, मेरे को पता आपने कुछ दिया नहीं है, मैं कभी शिकायत नहीं करता, कभी नहीं। जोगेश्वर जी, आप राजनेता भी हैं और एक साथ साथ कवि और साहित्यकार भी हैं, तो राजनीति के इसमें कवि हृदय कब आपका स्पंदन करता है और कैसे करता है, और क्या अपनी रचना प्रक्रिया रहती है? कवि
मेरी मान्यता के अनुसार कवि वही होता है जो संवेदनशील होता है, जो अपने आसपास घट रही घटनाओं को बारीकी से देखता है, महसूस करता है गहराई तक, और फिर उसके हिसाब से आगे का अपना रास्ता तय करता है। तो ये स्वभाव होना राजनीति में बहुत उपयोगी है। राजनेता भी संवेदनशील होगा और अपने आँख कान नाक खुले रखेगा, और जो कुछ घटित हो रहा है उसको देख के, उसको समझ के, और उसका लाभ लेगा यदि जनहित में, विकास के कार्यों में, जन समस्याओं के निराकरण में, तो उससे बहुत फायदा होता है। मैंने उसको महसूस किया है, और कई बार मुझे किसी ऐसे विषय बोलने को खड़ा होना पड़ा या चर्चा करनी पड़ी जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता था, और फिर जब चर्चा शुरू हुई तो उसमें कई विषय ऐसे निकले कि लोगों को लगा कि आपने कब पढ़ा और कहाँ पढ़ा। उनका मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने दुनिया पढ़ी, मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, अखबार में क्या आ रहा है, टीवी में क्या आ रहा है, वो सारा मैं नजरवा रखता हूँ, और उसके आधार पे अपनी राय बनाता हूँ, अपनी जानकारी को अपडेट करता हूँ, और वो मेरे आगे एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम आते हैं, एक आम नागरिक के रूप में भी काम आते हैं। वो जानकारियाँ बहुत उपयोगी होती है, सामान्यतः लोग उसमें नहीं जाते, और उसके कारण से जनता कुछ और मांग रही होती है और हम कुछ और दे रहे होते हैं। योगेश्वर जी, आपने जैसे कहा आप जालौर का प्रतिनिधित्व करते हैं राजस्थान विधानसभा में, तो जालौर की ऐतिहासिक पुरातत्व दृष्टि से, साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टि से तो उसके लिए क्या कोई योजना आपके मन में है आगे के लिए? जैसे वहाँ का ग्रेनाइट उद्योग है, उस ग्रेनाइट उद्योग से क्या कितने कुटीर उद्योग डेवलप हो सकते हैं? पर्यटन की दृष्टि से वहाँ क्या हो सकता है? इसके बारे में क्या अनुभव करते हैं आप? देखिए, जालौर का प्रतिनिधि होने के नाते मैं जालौर वासियों का आभारी हूँ कि उन्होंने 5-5 बार मुझे प्रतिनिधि चुना है, तो मेरा कुछ कर्तव्य बनता है, वो कर्तव्य मैंने पूरा करने की कोशिश की है। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में थी और अभी है। ग्रेनाइट उद्योग को लेके ग्रेनाइट का लगातार डेवलपमेंट हुआ, पहले शुरू हुआ तब बिल्कुल अलग तरह की समस्याएं थी, बाद में उनमें से कई समस्याएं निपट गई, तो उसका स्वरूप भी बदला, स्वरूप बदलने के साथ और नई तरह की समस्याएं पैदा हुई। एक बड़ी समस्या हमारी स्लरी की थी, अपशिष्ट की। अब वो हमारे उसमें जो आफत बना हुआ था, अभिशाप बना हुआ था, वो आज हमारे लिए वरदान बन गया है, क्योंकि हम लोग तब से पीछे लगे होते हैं इसका उपयोग होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। तो कई इंजीनियर्स ने, वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, और उस स्लरी का, उस पाउडर का इसमें मोरबी में जो टाइल्स बनती है उसमें उपयोग होना शुरू हो गया, और वो शुरू होते ही वो जो अभिशाप था वो हमारे लिए वरदान बन गया। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। ग्रेनाइट उद्योग के सामने चुनौतियां आती रही है, और उन चुनौतियों से हम निपटते रहे हैं। आगे भी और अधिक विकसित हो ये उद्योग, श्रेष्ठतम चीज हम दे सकें, और उसको लेकर प्रयासरत हैं, और भारत सरकार से भी सहयोग मिलना चाहिए, राजस्थान सरकार से प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा मेरा ये भी सोचना है कि सिर्फ ग्रेनाइट पर हम निर्भर क्यों है, हमारे पास और भी विकल्प होने चाहिए, तो उस दृष्टि से मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इस बार जो इंडस्ट्रियल समिट हुआ हमारा, इन्वेस्टमेंट समिट, बहुत उत्साहवर्धक रहा जालौर का। 11,700 करोड़ के एमओयू एक दिन में उसके साइन हुए, और वो एक एक करके धरातल पे ला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में शायद हमारा दूसरा या तीसरा नंबर था, जयपुर से ज्यादा एमओयू हमारे वहाँ साइन हुए जिला स्तर। तो ये अच्छी उल्लेखनीय बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो हम दूसरे विकल्प की तलाश रहे कि ग्रेनाइट के अलावा भी हमारे पास विकल्प रहना चाहिए, जैसे हमारा नाम को लेकर बोरो उद्योग कर सकते हैं, जीरा और ये सब बोरो को लेकर वो भी प्रयास कर रहे हैं। और भी हमारे जालौर के प्रवासी अन्य विभिन्न उद्योगों में, व्यापारों में पूरे देश में फैले हुए हैं, और बड़ी अच्छी पोजीशन में, अच्छे उनके संस्थान है, उन सबसे संपर्क करके मैं उनको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप अपने एक एक क्या मिलेगा, बिजली का सामान वाले हैं, या ये स्टील बर्तनों वाले हैं, या ये स्टील स्टेनलेस, ये नॉन फेरस मेटल के बारे में है,
तो जो जो चीजें हमारे ध्यान में आ रही है उनको सबको पकड़ पकड़ के उनको समझाइश करके प्रयास कर रहा हूँ कि वो जालौर में भी अपनी एक एक इकाई स्थापित करें, तो जालौर के लोगों को रोजगार मिले और जालौर का विकास हो। पर्यटन की दृष्टि से बहुत प्रचुर संभावनाएं जालौर में है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत प्रचुर संभावना है, पुरातात्विक दृष्टि से बहुत संभावना है, और उनका जितना वो होना चाहिए था प्रकटीकरण वो नहीं हुआ है। हमें थोड़ा अफसोस कभी कभी मन में होता है, 2008 से 10 तक मैं विधायक नहीं था, वो 10 साल मेरा मार्च है ना जालौर के लिए विकास में बहुत नुकसानकारक हो गया, एक बड़ा ब्रेक आ गया, बड़ा गैप आ गया, वरना जालौर इतना स्पेशल है। जैसे रामसेन में महादेव मंदिर आपेश्वर महादेव, वो जिस जैसा विग्रह है मूर्ति है वैसे भारत में और कहीं नहीं मिलेगा। इसमें क्या विशेषता है जी? वो बैठे हुए शिव हैं और काफी विशेषता है उसमें। शिव और पार्वती एक साथ हैं, शिव जी के गोद में पार्वती बैठी हुई है, विशाल का मूर्ति, आदम का मूर्ति, तो ऐसी मूर्ति जहाँ तक मेरी जानकारी में है भारत में और कहीं। ऐसे ही हमारे बेनमाल में वाराह भगवान का मंदिर, मेरे ख्याल से पूरे देश में कहीं नहीं। तो ये अच्छी विशेषता है भगवान की 6 साढ़े 6 फीट ऊंची मूर्ति आदम का, तो ऐसी अब तक इनको उजागर क्यों नहीं किया गया? तो इसलिए क्या, तो इसलिए धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से पर्यटन जिला हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ। नहीं तो पर्यटन जिला आज में घोषित हो सकता है क्या? इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे आप? वो बिल्कुल मैं प्रयास कर रहा हूँ। सबसे बड़ी कमी हमारे पास थी, किला हमारा बहुत बड़ा एक पुरातात्विक महत्व का वो है, लेकिन उस पर जाने की सड़क नहीं थी। अनेक बार स्वीकृत हुई, कोई कैंसिल हो गई, स्वीकृत हो गई, कैंसिल हो गई, चलता रहा। अब उसमें वो मैं उम्मीद करता हूँ कि महीने भर में शायद सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, और तो हम पर्यटन की दृष्टि से उनको ज़्यादा जोड़ पाएंगे। और भी दूसरे सड़कों का विकास हमारे वहाँ बहुत अच्छा हुआ है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेनों की संख्या भी बढ़े, तो आसानी से आना लोगों का हो सके, और एक रेगुलर फ्लाइट भी शुरू हो सके जालौर के पास में, वो हवाई पट्टी हमारी उसको विकसित करके, वो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो पर्यटकों को आना जाना आसान हो जाएगा। और ये सारी चीजें जो स्पेशल विशेष हमारे हैं, सती पार्वती के मंदिर आपको देश भर में मिल जाएंगे, लेकिन सती का मंदिर भी, सती दाक्षायणी का मंदिर सांसद के पास में है। तो इतने धार्मिक स्थल हैं, इनको धार्मिक दृष्टि से हाईलाइट नहीं कर पाया, तो ये भी अपने आप एक विशेषता है कि ऐसी चीज और कहीं नहीं है। तो जालौर में वरा मंदिर, ये आपेश्वर मंदिर, महाकवि माघ, महाकवि माघ ने कानड़ देव और सारे ब्रह्मगुप्त, ये गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जिनको हाईलाइट होना चाहिए था। जितना होना चाहिए उतना नहीं। महाकवि माघ का हमने पैनोरमा बनाया, उसके बाद थोड़ा हुआ है, और इस तरह जालौर में वीरमदेव कानड़देव का पैनोरमा पहली बार अब बने, आज तक उनके कोई उनका स्मारक नहीं, कोई ढंग का स्मारक नहीं हमको, वो पैनोरमा काम शुरू हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें करना, और अब कानड़देव प्रतापी राजा हुए हैं, अच्छे प्रतापी राजा, जिनका प्रशासन भी बहुत अच्छा था और शूरवीर भी बहुत अच्छे थे, शक्ति के मामले शक्ति संपन्न राजा थे वो, लेकिन उनका कोई स्मारक नहीं बना। तो ये पैनोरमा तो बन ही रहा है, उसके अलावा भी हम उसमें और प्रयास करें। जैसे हमने कृषि उपवन मंडी का नाम रखा, महाराज कानड़देव कृषि उपवन मंडी, ये मैंने करवाया। ऐसे हमने कॉलेज का नाम रखा है वीरमदेव स्नातकोत्तर माध्यमिक, तो उससे भी थोड़ा हुआ है। और भी कई अच्छे जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको लेकर एक फिल्म भी बनने जाएगी। अच्छा, कानड़देव और वीरमदेव की उस कथानक पे अलाउद्दीन खिलजी का करवाना, उसको लेकर एक फिल्म भी बनने जा रही है। डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी वो बना रहे हैं, वो डायरेक्टर चाणक्य, उसका स्क्रिप्ट लगभग तैयार हो गई है, और बाकी चीजें भी जल्दी आएगी। कवि साहित्यकार उस स्क्रिप्ट में आपका भी कोई योगदान है क्या? नहीं, वो उनका अपना
अध्ययन है। चंद्रप्रकाश त्रिवेदी अपने आप में हाँ, बहुत हस्ती है। अथॉरिटी है और अति विद्वान व्यक्ति हो। उन्होंने जो कुछ किया तो सोच समझ के किया होगा। तो उसमें मेरा तो रुचि इतनी है कि मेरा जालोर हाईलाइट होगा। जालोर का और चित्तौड़ के इतिहास में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का जो इतिहास है उसमें चित्तौड़ की तुलना में जालोर 21 है, लेकिन चित्तौड़ हाईलाइट हो गया, जालोर दब के रह गया। जालोर का भी वहां नहीं पहुंच पाए, पुरातत्वविद भी वहां नहीं पहुंच पाए, तो वो दब के रह गया। उसके लिए कोई कर सकती नहीं, उसके लिए कोई ऐसा कोई राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार वहाँ हो और कुछ साहित्यकार इस तरह ये अगर होगा तो उससे शायद मार्ग प्रशस्त हो सकता है उसमें कुछ। पिछली बार हमने साहित्य अकादमी का कार्यक्रम करवाया था, उसमें भी मुद्दा हाईलाइट हुआ था। वैसे अब ये सेमिनार वाला प्रक्रिया भी शुरू करेंगे, क्योंकि जालोर के लिए कहते हैं जालोर का एक स्वर जोगेश्वर जोगेश्वर, उस स्वर को कैसे मुखरित करेंगे आप भविष्य में? वो तो जालोर की जनता ने बहुत मुखरित कर लिया, 5 बार विधायक बना लिया। इसी जालोर क्या करेगी जनता? जनता ने पूरा अवसर नहीं, आपने जो सपना देखा जालोर के लिए उसको कैसे मूर्त रूप देने की इस बार मन में आकांक्षा है आपकी? इस बार मैं थोड़ा सा एक दबाव में हूँ, क्योंकि मैंने पिछले चुनाव में, इस बार चुनाव में नॉमिनेशन के देने की घोषणा कर दी कि इसके बाद में विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास अब 4 साल बचे और इन 4 साल में मुझे वो सारे सपने पूरे करने हैं जो मैंने जालोर के लिए देखा है। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मैं पूरे कर पाऊँ। नहीं तो विधायक के रूप में आप ठीक है, तो क्या उससे जालोर सिरोही से फिर लोकसभा के लिए भी था वो क्या होगा आगे? मेरी तरफ से ये आखिरी चुनाव है। बाकी जनता और पार्टी क्या करेगी मुझे नहीं पता, पर मैंने मेरे मन से तय कर लिया है कि मुझे अब इसके बाद चुनावी राजनीति में नहीं रहना। लेकिन मैं भले, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं पद पे हूँ या नहीं हूँ, एमएलए हूँ या नहीं हूँ, सांसद हूँ या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जालोर की सेवा मुझे जब तक जीवित हो करूँगा, करनी है करूँगा। आपने बहुत बहुत समय दिया जयपुर पल्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी अंदर की बातें बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।